है कि अगर शिवपाल यादव कहेंगे तो अपर्णा वापस से सपा के अंदर जो एंट्री करती हुई नजर आ जाएंगी। लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला है, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो उतने बेहतर नज़र नहीं आते। इन सब के बावजूद अगर अभी तक भी आप देखें तो लगभग 2-2.5 साल के आसपास उनको हो गया जब वो बीजेपी के अंदर आए हुए, लेकिन अभी तक भी कोई ऐसा बड़ा पद या बड़ा महकमा उनके पास नहीं आया। इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी ने सिर्फ उनको एक नामचार के लिए अपनी पार्टी में शामिल कराया, क्योंकि ये भी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी अब किया जा चुका है। लोकसभा चुनाव जो 7 चरणों में इस बार होंगे, 19 अप्रैल से प्रक्रिया अब यहाँ पर मतदान के लिए शुरू होगी और 1 जून को जाकर ये थम जाएगी। 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे। ऐसे में देखा जाए लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाने के बावजूद भी देखा जा रहा है कि पाला बदलने की कोशिश में कई दिग्गज नेता हैं और इस बीच यहाँ पर नजरें टिकी हुई हैं उन दिग्गज नेताओं पर जिन्हें अब तक राजनीतिक दलों में शामिल हो जाने के बाद कोई भी जिम्मेदारी नहीं मिली है। वह आज भी सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर ही देखे जा रहे हैं। इसी लिस्ट में नाम शामिल है यादव कुनबे की छोटी बहू अपर्णा विष्ट यादव का। क्या अपर्णा विष्ट यादव का सियासी भविष्य बनता हुआ देखा जाएगा, या फिर यूं कहा जाए कि वह इसी तरीके से कार्यकर्ता के तौर पर काम करती हुई नजर आएंगी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से 62 पर दांव खेलते हुए नजर आ रही है समाजवादी पार्टी। 17 सीटें कांग्रेस को दी गई हैं, लेकिन एक सीट को लेकर ये कहा गया कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद के पास आ सकती है। ये तो बात हुई गठबंधन की, लेकिन बात यहाँ पर अगर कर ली जाए एनडीए के बारे में, बीजेपी के बारे में, जो 74 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई देखी जाएगी और बचती हैं 6 सीटें जो सहयोगी दलों को देगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी की 267 उम्मीदवारों की लिस्ट अब तक सामने आई है, उसमें देखा गया है कि अब तक अपर्णा विष्ट यादव का नाम सामने नहीं आया, क्योंकि लंबे वक्त से यही कहा जा रहा था कि अपर्णा विष्ट यादव कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनाव लड़ती हुई देखी जाएंगी। जब से वह बीजेपी में आई हैं तो उन्हें एक केंद्रीय मंत्री के लिए तैयारी करने के लिए आगे कर दिया गया। स्मृति ईरानी जिस तरीके से काम करें, इस तरह से उन्हें तैयार किया जा रहा है, ये अटकलें तक तेज हुई थी। तो आज जिस तरह से अपर्णा विष्ट यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने पहुंची हैं और इस मुलाकात को वह कह रही हैं कि ये एक शिष्टाचार भेंट थी। क्या वाकई में ये एक शिष्टाचार भेंट है, या फिर यहाँ पर एक बड़ा संकेत अब मिल चुका है कि अपर्णा एक बड़ी तैयारी में, क्योंकि बीते दिन केशव प्रसाद मौर्य से उनकी मुलाकात हुई, उससे पहले यहाँ पर बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सुनील बंसल, उनसे मुलाकात की। तो नेताओं के साथ मुलाकात करना, पार्टी हाईकमान से मुलाकात करना, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए बिल्कुल, और जब अपर्णा यादव की कह सकते हैं एंट्री बीजेपी में हुई, उस समय से ये कयास लग रहे हैं कि उनको कोई बड़ा पद मिलेगा, बड़ा महकमा मिलेगा, मंत्रिमंडल में वो शामिल हो सकती है, योगी मंत्रिमंडल जो है, लेकिन उसमें भी वो शामिल नहीं होती हैं। फिर ये कहा जाता है कि वो लोकसभा चुनाव में आएंगी, विधानसभा चुनाव में आएंगी, विधान परिषद में जाएंगी और बीजेपी के किसी बड़े पद पर बैठती हुई नजर आएंगी। तमाम सारी कयासबाजियाँ थीं, लेकिन इन सब के बावजूद अगर अभी तक भी आप देखें तो लगभग 2-2.5 साल के आसपास उनको हो गया जब वो बीजेपी के अंदर आए हुए, लेकिन अभी तक भी कोई ऐसा बड़ा पद या बड़ा महकमा उनके पास नहीं आया। इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी ने सिर्फ उनको एक नामचार के लिए अपनी पार्टी में शामिल कराया, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि योगी के बहुत करीब हैं, योगी को अपना भाई मानती हैं और यहाँ तक कि अगर वो उनकी एंट्री बीजेपी में हुई है तो उसकी सबसे बड़ी वजह योगी आदित्यनाथ ही हैं। तो ऐसे में आज फिर उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं जो मुलाकात है वो शिष्टाचार मुलाकात है। अब इसके सियासी मायने क्या हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो लगभग 50 से 51 के आसपास की जो यूपी की लिस्ट है बीजेपी ने वो जारी की हुई है। अभी भी 23-24 नाम ऐसे हैं जो अभी अनाउंस होना बाकी है। इसमें कई सारी सीटें जहाँ पर कई जो चेहरे हैं उनके टिकट कट सकते हैं, जिसमें ब्रजभूषण का नाम भी निकल कर सामने आता है, मेनका गांधी का नाम भी जिक्र होता है, इसके अलावा वरुण गांधी का जिक्र होता है। तो क्या यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट है उनको ढूंढने का काम किया जा रहा है, और क्या अब ऐसे में अपर्णा यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से मिल सकती है? क्या वो लोकसभा चुनाव में किसी सीट के ऊपर चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि पहले भी उनसे कहा गया था कि भाई आप
मैनपुरी में जाकर चुनाव लड़िए अपनी जो कह सकते हैं कि परिवार के खिलाफ, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई परिवार के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगी। तो हो सकता है बीजेपी अब उनको एक तरीके से किसी ऐसी सीट से लेकर जाए जहां पर जो है उनको चुनाव लड़ाती हुई नजर आए। और साथ में ये भी कि अपर्णा यादव को लेकर लगा बारंबार ये बात कही जा रही है कि भाई बीजेपी के साथ जाने का आखिर उनको फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि इलेक्शन तो सपा ने भी 2017 में उनको लड़ाया था। ऐसे में अब बीजेपी में जाकर 2-2.5 साल से उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया। तो ऐसे में क्या उनका जो फैसला था क्या ये सही था? इससे अच्छा तो ये होता कि अपनी पार्टी में वो काम करती, मजबूती से खड़ी रहती, तो शायद उनको न सिर्फ पद मिलता बल्कि किसी न किसी सीट से लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिल गया होता। लेकिन अमन जी, जिस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि अचानक से दिग्गज नेताओं से मुलाकात करना, शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात होना, और बीते कल ही डिम्पल यादव बयान देती हैं, जो उनका बयान सामने आया कि राष्ट्रीय नेतृत्व अगर चाहेगा तो हम उस फैसले का सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। क्योंकि उनसे सवाल यही पूछा गया था कि अपर्णा बिष्ट यादव की सपा में वापसी हो सकती है, तो वह कहती हैं कि शीर्ष नेतृत्व चाहेगा तो क्यों नहीं, सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर अपर्णा यादव को लेकर जब सवाल पूछे गए और उसके बाद अपर्णा यादव की मुलाकात होती है केशव प्रसाद मौर्य से और आज सीएम योगी से, क्या यहाँ पर बीजेपी को कहीं ना कहीं अब इस बात का संकेत मिल चुका है कि सपा की तरफ से कोशिश की जा सकती है कि अपर्णा को वापस ले जाने की? देखिए, बिल्कुल पारिवारिक कुनबा तो उनका है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। और पूरा परिवार कहने का ये चाहता ज़रूर होगा कि अपर्णा यादव वापस आ जाएं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि शिवपाल यादव के साथ में बहुत मधुर संबंध है और एक तरीके से कहा जाता है कि उनकी बात बहुत ज़्यादा मानती हैं और चूँकि छोटी बहू भी हैं परिवार की। तो ऐसे में जब शिवपाल यादव ने प्रस्ताव बनाई थी उस समय सबसे ज़्यादा उनकी जो कह सकते हैं कि इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि उन्होंने अच्छा फैसला किया, उसमें अपर्णा यादव सबसे आगे नजर आई थी। और यही कहा जाता है कि अगर शिवपाल यादव कहेंगे तो अपर्णा वापस से सपा के अंदर जो एंट्री करती हुई नजर आ जाएंगी। लेकिन क्या ये इतना आसान होने वाला है? क्योंकि अभी भी देखा जाए तो जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो उतने बेहतर नज़र नहीं आते। अक्सर प्रतीक यादव अलग रहते हैं और कभी भी पॉलिटिकल चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। वहीं अपर्णा यादव भी हमेशा देखा गया दूर दूर रहती हैं। कई तरह के कारण हैं, कई तरह की वजह हैं कि जो ये पारिवारिक कुनबा है साथ में शायद नहीं आ पाए। इसीलिए जो बीजेपी है सोच रही है कि ऐसा ना हो कि इस तरह की बातें करके शिवपाल यादव का कह सकते हैं कि जो इन्वॉल्वमेंट है अगर वो बढ़ता है तो उनको वो वापस लाने के लिए कह सकते हैं प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे सुनील बंसल हों या केशव प्रसाद मौर्य हों या योगी हों या जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी वो हों, तमाम लोग इस पर प्रयास में रहते हैं कि इस तरह से अपर्णा को जो है पार्टी के अंदर रखा जाए। लेकिन देखिए, सिर्फ पार्टी के अंदर रखा जाए वो कोई शो केस में रखा हुआ ऐसा सामान नहीं है कि आप सिर्फ उनको शो कर सकें, बल्कि आपको ये होना चाहिए कि उनको अहम जिम्मेदारी देनी चाहिए पहले। जी अमन जी, जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी को लेकर बात हुई कि आपने कहा कि शोपीस में रखी हुई कोई वो चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर समाजवादी पार्टी को लेकर बात कर ली जाए, नेताजी जब रहे तब ये देखा गया कि अखिलेश यादव किसी भी हालत में उन्हें आगे नहीं करना चाहते थे कि अपर्णा बिष्ट यादव को आगे किया जाए, वह चुनाव लड़ती हुई नजर, लेकिन नेताजी के कहने पर उन्हें टिकट दिया गया। तो क्या अब ये संभावित होते हुए नजर आ सकता है कि अखिलेश यादव वाकई में अगर अपर्णा वापस आ जाती है, जैसा कि आपने शिवपाल यादव का नाम लिया, कि वो कोशिश कर सकती है? क्योंकि यादव कुनबे में देखा गया है कि मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने 2 शादियां की थी और जो उनकी दूसरी पत्नी, उनके बेटे हैं प्रतीक यादव, अपर्णा यादव उनकी पत्नी है, तो शिवपाल यादव के साथ उनका काफ़ी बेहतरीन रिश्ता है, क्योंकि शिवपाल यादव का साधना गुप्ता जी के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। तो अपर्णा यादव का जो आना जाना देखा जाता है वो शिवपाल यादव के घर देखा जाता है। सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले ही तस्वीर सामने आई थी जब वह शिवपाल से मुलाकात करती हैं और उस वक्त भी यही कहा गया कि क्या वह समाजवादी पार्टी में वापस जाएंगी। जी देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि शिवपाल यादव की बड़ी भूमिका इसमें होने वाली है। और जाहिर बात है कि जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ उसके बाद से शिवपाल यादव भी अखिलेश यादव के बेहद करीब आए, बेहद जो है कह सकते हैं एक चाचा की भूमिका जो होती है, उसके बाद कह सकते हैं तमाम जो कार्यक्रम होते हैं उसमें वो इन्वॉल्व नजर आए। और लगातार ये कहा जाता रहा कि उनकी वापसी सपा में हो सकती है और आखिरकार वो दिन भी आया जब वो अपनी पार्टी को समाजवादी पार्टी में विलय कर लिया। तो देखिए, रिश्ते हमेशा तक के लिए ख़त्म नहीं होते हैं, कई वजह ऐसी होती है जहाँ पर जो है चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। लेकिन देखिए, अब ऐसा समय आ गया है जहां पर अगर सपा कुनबा एक साथ खड़ा हो तो कई सीटों पर वो कब्जा कर सकते हैं। इसमें अपर्णा यादव का एक बड़ा नाम हो सकता है, क्योंकि सपा ने उनको 2017 में चुनाव लड़वाया है, लेकिन ये अलग बात है कि चुनाव वो जीत नहीं पाए हैं। तो ऐसे में ये नहीं कहा जाएगा पूरी तरीके से कि सपा में उनको अहमियत नहीं दी गई, बल्कि ये ज़रूर कहा जाएगा कि जिस सीट से वो चुनाव लड़ी वो सीट वो नहीं जीत पाई, ये एक अलग बात है। लेकिन देखिए, अब 2024 चल रहा है, इसमें लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और यहाँ पर सपा ने भी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पर अपने प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट नहीं किया। तो ऐसे में क्या अपर्णा यादव को वापस लाकर वो जो किसी सीट से चुनाव लड़ाते हुए नजर आ सकते हैं? क्योंकि अभी भी
लगभग 42 सीटों पर सपा ने अभी जो है अपने प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट किया है। अभी अगर 62 सीट भी माने तो तकरीबन 20 सीटें ऐसी हैं जो बचती हुई नजर आती हैं। तो यहाँ पर खेल अभी बड़ा हो सकता है, क्योंकि अपर्णा अगर वापस सपा में आती हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अपर्णा यादव जो है बीजेपी से कभी बाहर नहीं जाएंगी। देखिए, अपर्णा यादव को लेकर जैसा कि आपने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं एक मजबूरी भी बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पर बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है, अभी 24 लोकसभा सीटें बाकी रही हैं जहाँ पर नाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं, जिनमें बदायूं सीट भी है, मैनपुरी सीट भी है बीजेपी की तरफ से, जहाँ से उम्मीदवार नहीं उतारे गए हैं। तो मैनपुरी से केशव प्रसाद मौर्य का नाम सामने आया है, और जैसा कि आपने पीलीभीत सुल्तानपुर का भी जिक्र कर दिया, ये सीटें भी हैं। और ऐसे में यहाँ पर बदायूं सीट जहाँ से शिवपाल यादव उतर रहे हैं, और अपर्णा यादव का कहना मैनपुरी के उपचुनाव के दौरान रहा था कि पार्टी हाईकमान जिस तरह से कोशिश करती हुई नजर आई थी, अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी उस दौरान, तो उनका कहना यही था कि किसी भी सदस्य के साथ के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन इस बार क्या बीजेपी, जैसा कि आपने यहाँ पर सीटों को लेकर बात की, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इन सीटों से उन्हें उतार सकती है, लेकिन क्या बीजेपी अब एक बड़ी रणनीति बना सकती है? इनमें से किसी एक सीट पर अपर्णा यादव को टिकट देने के लिए एक देखा जाए तो कोशिश यहाँ पर होती हुई नजर आ सकती है। क्या यहाँ पर एक जिद नजर आ सकती है? देखिए, बिल्कुल, और पहले भी ये बात उठी रही है कि क्या वो अपने परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगे, चाहे मैनपुरी की बात करें, एटा की बात करें, इटावा की बात करें, फिरोजाबाद की बात करें, और जिस तरह कन्नौज का जिक्र हो रहा है, आजमगढ़ का, बदायूं का, तमाम सारी सीटें हैं जो पारंपरिक सीटें मानी जाती हैं सपा की। क्या उन सीटों के खिलाफ जो है अपर्णा उतरती हुई नजर आएंगे? देखिए, सच्चाई तो यह है कि अब वो अलग पार्टी में है, तो डिम्पल और उनका जो परिवार है अखिलेश का, वो अलग पार्टी में, तो यहाँ पर क्या आपस में भिड़ंत होती हुई नजर आएगी? देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर बीजेपी ने जो प्लान बनाया होगा उसके अनुसार अगर जो अपर्णा हामी भरती हैं तो जाहिर बात है कि वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि चाहे डिम्पल हो या अखिलेश यादव हो या फिर शिवपाल यादव हो, इनके खिलाफ वो कम से कम नहीं उतरेंगे, लेकिन बाकी परिवार के जो सदस्य हैं उनके खिलाफ हो सकता है कि वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ जाए। लेकिन ये भी देखिए, अभी उतना मैं कहूँगा कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी सीटें जहाँ पर बीजेपी को अनाउंस करना है, इसीलिए ये पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी कई सारी सीटें जहाँ पर उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। लेकिन उससे बड़ी बात कि क्या बीजेपी चाहती है कि अपर्णा यादव को चुनाव में लड़ाया जाए, क्योंकि अब तक 2-3 चुनाव निकल चुके हैं लेकिन अपर्णा यादव कहीं भी नजर नहीं आई है। वाकई अब यही देखना होगा कि अपर्णा विष्ट यादव को अब जिम्मेदारी मिलती है या फिर नहीं। आखिरकार यहाँ पर वो जिम्मेदारी अब क्या कुछ हो सकती है, क्योंकि अब यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव कहीं ना कहीं उन्हें लड़ाने की बात हो सकती है। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, तो उनके मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल सकती थी। इसके बाद यहाँ पर खबरें आई कि उपचुनाव लड़ती हुई देखी जाएंगी, मेयर पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे किया जाएगा, विधान परिषद में उन्हें उतार दिया जाएगा। ये खबरें भी कुछ दिन पहले आई, लेकिन अब देखा गया कि अपर्णा को वहां से भी नहीं आगे किया गया। अब सवाल यही बनते हैं कि लोकसभा चुनाव की जब यहां पर लिस्ट उम्मीदवारों की जारी की जाएगी बीजेपी की तरफ से, क्या उसमें अपर्णा विष्ट यादव का नाम होगा या फिर नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अब आने वाले समय में देखते हैं कि अपर्णा विष्ट यादव के लिए योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि अपर्णा कहती हैं कि आलाकमान का जो फैसला होगा उस फैसले को वह स्वीकार करेंगी। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।